पाकिस्तान में कोई इस तरह का इनिशिएटिव लेता नहीं है। स्टूडेंट्स चाहते हैं इस चीज़ में घुसना, तो उनको फ़िलहाल तो ये है कि ऑनलाइन चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ेगा। एआई जो एक आर्टिस्ट का काम है, एक डिज़ाइनर का काम है, उसको एआई चैलेंज आई डोंट थिंक इस वक्त कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ साइब्रेडकास्ट। राइट, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर ऑफ एनिमेशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। एक एस्टिमेट के मुताबिक एनिमेशन मार्केट साइज इस इंडस्ट्री का 2030 तक $600 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान के लिए इस मार्केट में टैप इन करने के लिए बहुत कुछ है। आज जो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लार्जेस्ट एनिमेशन स्टूडियो ऑफ पाकिस्तान आइस एनिमेशन के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट राफ़े नासिर। राफ़े, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं राफ़े, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। राफ़े, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स के पाकिस्तान में एक एनिमेशन स्टूडियो अगर बनाना है तो उसके लिए किस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, किस किस्म के रिसोर्सेज चाहिए? एक अगर एनिमेशन स्टूडियो की बात करें तो मैं बोलूँगा सबसे पहले तो आपको लेटेस्ट कंप्यूटर हार्डवेयर्स चाहिए। अच्छा। जो ग्राफिक कार्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है सारे काम का, हम्म, क्योंकि रेंडर्स निकलते हैं और पीसी की वर्किंग ओवरऑल हम्म, बहुत हैवी होती है। तो बस अच्छे प्रोसेसर हों, अच्छे ग्राफिक कार्ड्स हों, ये एक बेसलाइन स्टार्ट करता है। अच्छा नेटवर्किंग सिस्टम हो हम्म, ताकि एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम हो सके। अक्सर होता है, हमने पहले भी जब कहीं पे काम किया है और एक छोटी कंपनी होती थी तो उनके पास एक प्रोवाइडेड ऑल रिसोर्सेज नहीं होती थी, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्योंकि डाटा इतना हैवी होता है और उसके ख़राब हो जाने का, उसका हार्ड ड्राइव के ख़राब हो जाने का रिस्क होता है, तो बहुत डाटा लॉस होता है और हम्म, काम उससे बहुत ज़ाया होता है। लेकिन जब एक सिंक्रोनाइज सिस्टम होता है, एक सर्वर बना हुआ होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें हैंडल हो सकती हैं। और उस चीज़ की बहुत कमी है, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस की लोगों को नहीं है पाकिस्तान में इतनी, तो उस वजह से बहुत सारे जो एनिमेशन प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं वो बहुत सफ़र करते हैं। तो मतलब अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए या अच्छी प्रोडक्ट देने के लिए रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज भी उतने इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल। जितना टेक्नोलॉजी साइड है, ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। नहीं, ह्यूमन रिसोर्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी में तो मैं बोलूँगा आई गेस 30% जो है वो टेक्नोलॉजी से है इसमें, लेकिन 70% इज़ द ह्यूमन रिसोर्स। आपके एनिमेटर्स, आपके मॉडलर्स कितने कैपेबल हैं, आपके लाइटिंग आर्टिस्ट कितने कैपेबल हैं, और जो आपके मतलब जो रेंडर निकालते हैं, फाइनल रिज़ल्ट निकालते हैं, उनमें क्या क्वालिटी है काम की। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा टैलेंट है। मैं बोलूँगा कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, टर्की हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान के पास ज़्यादा अच्छा टैलेंट है, लेकिन प्रोवाइडेड रिसोर्सेज नहीं है। सही। तो इसमें इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि पाकिस्तान में यूजली हम लैग कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी में, कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे काफ़ी बाद में आ रही होती है। इस केस में भी एनिमेशन की इंडस्ट्री के लिए भी, इस मार्केट में भी, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी एट पार अवेलेबल है जो दुनिया में फॉर एग्जांपल डिज्नी यूज़ कर रहा है या बाकी बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं? पिछले 2 साल पहले तक तो हमारे पास मैं बोलूँगा कि थी, लेकिन इस वक्त इंपोर्ट की बैन्स की वजह से और इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत शॉर्टेज है। मतलब पाकिस्तान में बोलूँगा अभी 30 सीरीज़ आरटीएक्स को क्रॉस नहीं कर पाया है, अच्छा। जबकि 40 सीरीज़ आ चुकी है, 50 सीरीज़ लॉन्च होने वाली है। तो हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेके। तो इसका मतलब है कि कम्पिटिटिव एज हमारे पास इस चीज़ में रह जाता है, तो वो उसको आप लोग कैसे मतलब कवर कर रहे हैं उसको, इस चैलेंज को हम आप बस कैसे ये लेके जा रहे हैं? इस चैलेंज को हम बीइंग इन पाकिस्तान कवर कर सकते नहीं हैं। हुँ, अगर थोड़े बहुत यूनिट्स अगर हम बाहर से मंगवा लेते हैं थ्रू समवन, हुँ। बाय एयर ट्रैवल के थ्रू, तो वो एक एक्सेप्शन है, हमारे पास आ जाता है। लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती हैं और फिर उसके कस्टम पे रुकने के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें सिर्फ आइस एनिमेशंस नहीं, हर प्रोडक्शन हाउस बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है इस वक्त। सही। सो इट डेफ़िनेटली इसमें मतलब स्टेट की तवज्जो की ज़रूरत है कि वो इस इंडस्ट्री को, इसका पोटेंशियल अगर समझते हुए इसमें थोड़ा-सा इन्वेस्ट करें या इसमें ड्यूटीज़ फ्री करें, ताकि ये बिल्कुल। इंडस्ट्री ग्रो कर सके। बिल्कुल, अगर कंपनीज़ को प्रॉपर सपोर्ट मिले, क्योंकि ऑब्वियसली हार्डवेयर यूटिलाइजेशन के साथ साथ उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और फिर यही इक्विपमेंट मंगवाने की सारी चीज़ें इंपोर्ट बैन होने के साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, कंपनीज़ को सब्सिडीज़ दे या एटलीस्ट लेवरेज दे कि हाँ वो चीज़ें और इक्विपमेंट मंगवा सकें,
तो आई थिंक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत उससे बेनिफिट कर सकती है। अच्छा, जब हम एनिमेशन इंडस्ट्री की बात करते हैं या एक एज अ क्रिएटर बात करते हैं तो इसमें टिपिकली क्लाइंटेज कहाँ पे है? इज इट मीडिया में है या एजुकेशन में है, या इस पे थोड़ी। अच्छा, क्लाइंटेल बहुत डिफरेंट टाइप्स का है और बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जो हम लोग काम करते हैं मोस्टली, या तो आप कोई सीरीज़ बना रहे हो या आप कोई एपिसोड्स बना रहे हो या एक मेनली मूवी पे काम कर रहे हो। उसके अलावा कमर्शियल्स बहुत ज़्यादा हैं। और जो सबसे ज़्यादा क्लाइंटेल हमारे पास आता है फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, वो प्रोडक्ट वीडियोस को लेकर आता है। कोई कंपनी है, उनके पास 100 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो वो हर प्रोडक्ट की एक डिफरेंट वीडियो बनती है, वो उसको हर डिफरेंट तरीके से फ़ीचर करती है। एक उसकी ट्रेनिंग वीडियो होती है, एक उसकी मार्केटिंग वीडियो होती है, एक उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो होती है। तो डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस पे हम लोग काम करते हैं। और तो आई थिंक वो ज़्यादा बड़ी मार्केट है जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स पे लोग काम करते हैं। आजकल ई-कॉमर्स का वैसे ही बहुत ज़्यादा फेज़ चल रहा है, तो हर बंदे को अपना अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए उसकी एक ऑब्वियसली वीडियो चाहिए होती है, जो उसको प्रमोट करे, जो उसको समझाए और उसके साथ-साथ एक उसका मेकिंग प्रोसेस भी दिखा दे। अच्छा, जब एनिमेशन इन फ़िल्म मेकिंग की बात करते हैं हम, तो ग्लोबली एक बहुत बड़ी मार्केट है इसकी। लाइक लायन किंग ने अराउंड 1.86 बिलियन डॉलर का, ये जो 2019 आई थी, उसका बिज़नेस किया। इसी तरह टॉय स्टोरी थी या फ्रोज़न थी, तो वो टॉप 20s ओवरऑल किसी भी उसमें फ़िल्म में उनका रेवेन्यू आता है। तो पाकिस्तान में हमारी ये मीडिया इंडस्ट्री या फ़िल्म मेकिंग इस तरफ क्यों नहीं जा सकी? पाकिस्तान में आई थिंक मैं बोलूँगा जो लोगों को ओवरऑल इशू आता है वो कैपिटल का इशू आता है। अगर पाकिस्तान खुद एक सेल्फ मेड अपना प्रोडक्ट निकाले इन टर्म्स ऑफ कोई मूवी लॉन्च करे, की भी हैं बहुत ज़्यादा, उनमें क्वालिटी इश्यूज़ आते हैं और लोग इतना देखना फिर क्वालिटी इश्यूज़ की वजह से पसंद नहीं करते। वो डंकी राजा डोंकी राजा आई थी, वो थोड़ा-सा चली थी अच्छी खासी, लेकिन उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं थी। तीन बहादुर आई थी, वो भी बहुत चली है, लेकिन उसकी क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अगर हम डिज़नी या ड्रीम वर्क्स से कंपेयर करें तो उस लेवल की नहीं थी। जबकि हमारे पास मैं बोलूँगा पाकिस्तान में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो उस लेवल का काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो करते भी हैं, जो मैं बोलूँगा फ्रीलांस पे करते हैं। इन्होंने मार्वल एवेंजर्स में भी काम किया हुआ है, थॉर में भी काम किया हुआ है, लेकिन वो अपनी सर्विस एज़ अ फ्रीलांस दे रहे हैं। पाकिस्तान में कोई इस तरह का इनिशिएटिव लेता नहीं है, तो वो उसको नहीं दे पाते। अभी पिछले 2 साल से यूएस में बहुत ज़्यादा, आपने अगर देखा हो लेटेस्ट जो फ़िल्म्स आ रही हैं, उसमें वीएफएक्स का काम या कंप्यूटर ग्राफ़िक्स का जितना काम है, क्वालिटी नीचे जा रही है हॉलीवुड मूवीज़ में। तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया हुआ है। वहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ है कि हम काम नहीं करेंगे, मिनिमम वेजेस मिल रही हैं उनको, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही उनको, उनका काम करने का टाइम नहीं मिल रहा, जिस वजह से हॉलीवुड मार्केट ने इंडिया को बहुत आउटसोर्स किया काम। उनको वो लेवल की क्वालिटी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने काम बहुत ज़्यादा आउटसोर्स किया। पाकिस्तान भी इस चीज़ का बेनिफिट कर सकता था। जब ये अपॉर्चुनिटी थी, पाकिस्तान बिल्कुल इसको कैश इन कर सकता था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, या रेमिटेंस के ऊपर हो गई या पेमेंट रिसीव करने के मेथड्स के ऊपर हो गई, तो वो एक गोरे को बहुत जो है ना वो डिस्टर्ब करती है। और इस हिसाब से फिर वो काम करने के थोड़ा सा बैकआउट करता है कि यार इनके साथ काम नहीं कर तो सकते। इसी क्वेश्चन को अगर हाइपोथेटिकली देखें कि कल को डिज्नी अगर आता है, मतलब नॉट थ्रू द फ्रीलांसर, फ्रीलांसर्स एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम ला रहे हैं, रेमिटेंस ला रहे हैं, बट डेफिनेटली इट्स नॉट इतना बड़ा नहीं है कि जो हमारे माशी मसाइल हल कर सके मुल्की लेवल पे। तो अगर कल को फॉर एग्जांपल डिज्नी आती है और वो कहती है कि यार जो भी इश्यूज़ हैं आप लोग मुझे ये प्रोडक्ट बना के दें, कोई फिल्म हो सकती है, कोई शॉर्ट सीरीज़ हो सकती है, आर वी कैपेबल एज अ पाकिस्तान टू डू दैट? हम केपेबल बिल्कुल हैं इन टर्म्स ऑफ हमारे लोगों का टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, केपेबल बिल्कुल हैं। लेकिन डिज़नी ऐसा डिसीजन लेने से बैक ऑफ इस वजह से करेगा या करता है क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग एक टाइमलाइन और चीज़ों के हिसाब से नहीं चल सकते। जिस तरह के कभी मुल्क के हालात हो जाते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, लोड शेडिंग प्रॉब्लम्स, टाइमलाइन और कमिटमेंट मीट करना बहुत मुश्किल है वर्किंग इन पाकिस्तान एज एन आर्टिस्ट। तो इस वजह से थोड़ा सा जो कंपनीज़ हैं वो रिलाई नहीं करती पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ऊपर। वो कम क्वालिटी के साथ चले जाएंगे, बाहर मुल्कों में चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे। वैसे अब तो इलेक्ट्रिसिटी हम एक्सेस में बना रहे हैं, वही देना शुरू कर दें
टू द कंटेंट क्रिएटर्स तो काफ़ी फ़र्क आ जाए। अच्छा, इसको राफ़े, आपने वीएफएक्स की बात की और एनिमेशन की बात की फॉर द ऑडियंस, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस क्या है, या इसमें टेक्नोलॉजीज डिफरेंट हैं, या इसकी डोमेन्स डिफरेंट हैं? देखिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की बात होती है और डिफरेंट टेक्निक्स की बात होती है। आता सब कुछ इज़ बेस्ड ऑन कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो चाहे वो एनिमेशंस हो या वो वीएफएक्स का काम हो, दीज आर ऑल कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो सारी चीज़ें एक उसमें कैटेगरी में फॉल करती हैं। इट डिपेंड्स ऑन किस सीन का शॉट का रिक्वायरमेंट क्या है, या हम काम किस चीज़ पे कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली अगर हम इनक्रेडिबल्स टाइप कुछ बना रहे हैं तो उसमें एक प्रॉपर 3D मॉडल होगा, 3D कैरेक्टर उसका बनेगा, रिग होगा, एनिमेट होगा, फिर उसके ऊपर लाइटिंग का काम, और फिर उसमें भी वीएफएक्स वगैरह यूज़ होता है ऑब्वियसली। लेकिन ये है कि अगर हम एक लाइव शॉट पे काम कर रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज हम ये पॉडकास्ट अभी कर रहे हैं, अब मुझे दिखाना है इसमें कि आपको या मुझे आपकी किसी बात पे गुस्सा आया, और तो मैं विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू बाल में आग लगा सकता हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें फिर वीएफएक्स की कैटेगरी में फॉलो होती हैं, ये एनिमेशन में नहीं आती, लेकिन इट्स ऑल कंप्यूटर ग्राफिक्स। अच्छा, हमने चैलेंजेस की बात की, बट अब कैपेबिलिटीज़ हमने कहा कि हमें बड़ी अच्छी हैं, ठीक है। अब हमारी इसी रीजन में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, जैसा आपने बताया कि काम मिल भी रहा है एक्सपोर्ट साइड पे उनको, अब कोई पाकिस्तान से काम करवाना चाहता है तो कैपेबिलिटी किसी न किसी तरह तो शो होगी कि, तो क्या आइस एनिमेशन ने या स्पेसिफिकली कोई ऐसा काम किया है कि कि वो आप शो कर सकते हैं कि ये दीज और प्रोडक्ट्स या दीज और कैपेबिलिटीज़? आइस एनिमेशंस देखें, काफ़ी टाइम हो गया ऑपरेट करते हुए। अपने पूरे टेन्योर में आइस एनिमेशंस ने बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर सिर्फ स्पेसिफिकली हम यूएई मार्केट की बात करें तो कार्टून नेटवर्क पे उनका एक बहुत मशहूर हुआ था शो, मंसूर के नाम से। वो सीरीज़ के 3 सीजन्स आइस एनिमेशंस ने पूरे बनाए हैं फ्रॉम द स्क्रैच। उसकी कैरेक्टर मॉडलिंग से लेके पूरी चीज़ आइस एनिमेशंस ने उस पर काम किया है। अगर हम हॉलीवुड पे जाएं तो बिग एस स्पाइडर नाम की एक मूवी थी, उसके वीएफएक्स पे पूरा आइस एनिमेशंस ने काम किया है। फैंटास्टिक फोर जो आई थी सबसे पहली, उसके कुछ शॉर्ट्स पे आइस एनिमेशंस ने काम किया है। तो इन टर्म्स ऑफ काम तो हमने किया है, बहुत बड़ी जगहों के लिए भी किया है। अभी अगर हम क्लाउड एनिमेशंस की बात करें तो इवन इनफैक्ट हम लोग फोर्ड के लिए काम कर रहे हैं, फोक्सवैगन के लिए काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं ट्रेनिंग वीडियोस पे। तो काम किया है, कैपेबिलिटीज़ है तभी काम कर रहे हैं, लेकिन हम ऑब्वियसली इसको इम्प्रूव कर सकते हैं विद गिवन हेल्प। अच्छा, अब ये क्लाउड एनिमेशंस की आपने जो बात की, इज इट अ वेंचर ऑफ आइस एनिमेशन या ये क्या है? इट्स अ बिजनेस यूनिट ऑफ आइस एनिमेशंस, इट्स अ वेंचर जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली एक्सप्लेनर वीडियोस को टारगेट कर रहे हैं, अच्छा। प्रोडक्ट वीडियोस को टारगेट कर रहे हैं। आइस एनिमेशन इटसेल्फ इज़ अ ब्रांड जिस पे हम लोग ऑब्वियसली मूवीज़ पे, टीवी सीरीज़ पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट क्लाउड एनिमेशंस को लेके हम इंटरनेशनल मार्केट पे जो है वो एक्सप्लेनर वीडियोस को, प्रोडक्ट वीडियोस को, ट्रेनिंग वीडियोस को, इनको टारगेट करते हैं। तो क्योंकि हर एनिमेशन में बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, हर कैटेगरी की एक अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशन है। तो उन चीज़ों को टारगेट करने के लिए थोड़ी सी ब्रांड को सेग्रीगेट करना पड़ता है, ताकि हम उस चीज़ में रिकग्नाइज्ड हों जिस चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं। सही। अब आपने बात की प्रोडक्ट वीडियोस की, ठीक है, ये एक्सप्लेनर वीडियोस की। एआई जब से आया है उसने काफ़ी सेक्टर्स को डिसरप्ट कर दिया है। इस एनिमेशन इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली आप इसको कैसे देख रहे हो? इज इट अ चैलेंज और इज इट अ अपॉर्चुनिटी? एआई एनिमेशन इंडस्ट्री में तो आई गेस एआई ने हमें हेल्प आउट ज़्यादा किया है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया या विजुअलाइजेशन हो गया। लेकिन एआई जो एक आर्टिस्ट का काम है, एक डिज़ाइनर का काम है, उसको एआई चैलेंज आई डोंट थिंक इस वक्त कर सकता है। अभी आगे जाके शायद कैपेबल हो जाए, लेकिन अभी नहीं उसको चैलेंज कर सकता। और एक नॉर्मल बंदा कोई एआई सॉफ्टवेयर यूज़ करके कुछ जनरेट करे और एक आर्टिस्ट एआई सॉफ्टवेयर यूज़ करके कुछ जनरेट करे, तो दोनों की जो जनरेशन्स हैं और दोनों का जो आउटकम है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो एआई अपनी जगह है, बट बीइंग एन आर्टिस्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। So it's basically providing new opportunities या new strength to the animation industry. अच्छा, इसी में अभी मेटावर्स की बड़ी बात चलती है, वर्चुअल रियलिटी की काफ़ी बात चलती है। वेयर डू यू सी आइस एनिमेशन फिटिंग इन दैट डोमेन? Ice Animations has already started working on virtual reality and metaverse. इनफैक्ट मीज़ान के लिए हम लोगों ने जब काम किया था, मीज़ान ऑयल और इनकी जो पूरी पूरी जो सीरीज़ है चीज़ों की,
तो इनका एक कॉन्सेप्ट था मीज़ानपुर के नाम से, इट्स अ होल सिटी। अच्छा। तो उस पे आइस एनिमेशंस ने काम किया था, उस पे 3D वीडियोस भी हम लोगों ने बनाई हैं उनके लिए, टीवीसीज़ भी बनाए हैं, और उसके साथ साथ वीआर के अंदर हमने उनको पूरा वो मीज़ानपुर बना के दिया है, विच इज़ अ सिटी जिसमें आप वॉक कर सकते हो, घूम सकते हो। और उस पूरी सिटी में बस मीज़ान की ब्रांडिंग हुई हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो उन पे मीज़ान के पोस्टर लगे हुए हैं। किसी आप रूम में घुस रहे हो, कॉन्फ्रेंस रूम है तो उसमें मीज़ान की चीज़ें रखी हुई हैं। तो इस तरह से हमने उनको वीआर में बना के दिया है एक वर्चुअल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो पूरे तरीके से मीज़ान को ब्रांड कर रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं पाकिस्तान की काफ़ी हिस्टोरिकल साइट्स के लिए शायद ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता या है। इस पे कोई काम हो रहा है अगर तो? इस पे कोई काम एज़ सच अभी किसी ने इनिशिएटिव लिया नहीं है, लेकिन बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि पाकिस्तान की कोई भी साइट है उसको हम वीआर में बनाएं और लोगों को एक वर्चुअल टूर दें या एक फैसिलिटी दें। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर सकते या जाके उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो वो वीआर के थ्रू उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट डेफिनेटली उसके लिए कोलेब्रेशन रिक्वायर्ड होगी बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट भी हो सकती हैं या प्राइवेट भी हो सकती हैं। तो ऑन द पॉइंट ऑफ कोलेब्रेशंस, डू यू सी एनी एक्साइटिंग कोलेब्रेशंस हैपनिंग एट द मोमेंट या इन द फ्यूचर बिटवीन मीडिया इंडस्ट्री विद एनिमेशन इंडस्ट्री, या गवर्नमेंट के कुछ प्लेयर्स और प्राइवेट प्लेयर्स? फ़िलहाल तो देखें, पाकिस्तान में या हम लोगों को इस वक्त एज सच कोई कोलैबोरेशन या कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। ऑब्वियसली अगर मैं बाहर की बात करूं तो एपिक गेम्स जो है वो बहुत ज़्यादा हर कंट्री को टारगेट कर रहा है और उनके साथ मिलके कोलैबोरेशंस कर रहा है डिफरेंट चीज़ों की। ऑब्वियसली क्या हम कर रहे हैं उनके साथ ये तो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन एपिक गेम्स ने पाकिस्तान को भी बहुत सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग और सारी चीज़ें, और इनफैक्ट उनका खुद यहाँ पे आना, लोगों से मिलना जुलना और अपनी सर्विसेज को ऑफ़र करना और लोगों को सिखाना कि किस तरह अनरियल इंजन यूज़ हो सकता है, किस तरह उनके बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं। तो बाहर से काफ़ी सपोर्ट है, लेकिन इंटरनली इस वक्त कुछ इनिशिएट नहीं हुआ है। अच्छा, तो you're not रिवीलिंग एनीथिंग एट द मोमेंट, लेकिन वॉच दिस स्पेस। जो ही कुछ बड़ी इसमें हैपनिंग होती है विल ब्रिंग लेटेस्ट। राफ़ी को शायद हम दोबारा बुलाएं और पूछेंगे, बताएं जी गेमिंग में अब क्या हो रहा है या अब क्या क्या हो सकता है। अच्छा, अभी आपने जिस तरह टेक्नोलॉजीज़ की बात की है, व्हाट आर द टूल्स, मतलब अगर आप उसको एज अ स्टूडेंट, मैं ये जानना चाहता हूँ, या एज अ पर्सन जो इस कैरियर में आना चाहता है, इसको कैरियर बनाना चाहता है, तो मुझे शायद कुछ एजुकेशन लेनी पड़ेगी या मुझे कुछ टूल्स सीखने पड़ेंगे, तो उस पे थोड़ी सी गाइड देखें, करें। आप पाकिस्तान में इस वक्त आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आर्टिस्ट की बहुत कमी है। अच्छा। लोग जिनको सॉफ्टवेयर आता हो उनकी बहुत कमी है, या अगर उनको आता भी है तो राइट प्लेटफॉर्म नहीं पता कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। हम लोग आइस एनिमेशंस में पिछले 7 साल से इंटर्नशिप्स के पूरे पूरे बैच चलाते हैं। हर बंदे को स्क्रैच से खुद ट्रेन करते हैं और फिर उसको इतना केपेबल बनाते हैं कि वो अपना बेस्ट क्वालिटी वर्क निकाल सके। लेकिन एक होता है कि अगर हमें कहीं से ट्रेंड ऑलरेडी ट्रेंड स्टूडेंट्स मिलें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड होगा, लेकिन इस तरह का कुछ हमें आउटकम दिखता नहीं है। 2-3 जगहें थी छोटी-मोटी जहाँ पे बिल्कुल इनिशियल लेवल की ट्रेनिंग होती थी, लेकिन वो भी पुराने सॉफ्टवेयर्स पे थी। जैसे अगर कोई माया यूज़ कर रहा है तो कर रहा है, इस वक्त अनरियल पे कोई ट्रेनिंग नहीं करवा रहा या यूनिटी पे ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती, तो जी ब्रश की कोई ट्रेनिंग नहीं है। वो सब जो लोग हैं, लड़के हैं जितने भी काम कर रहे हैं वो सब यूट्यूब के थ्रू सीख रहे हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं इस चीज़ में घुसना तो उनको फ़िलहाल तो ये है कि ऑनलाइन चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन कोर्सेज़ के थ्रू। और जो थोड़े बहुत हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे सिखाते हैं तो वहाँ से आई गेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद कहीं इंटर्नशिप करके ही अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से टूल्स सीखें, मतलब? अगर सॉफ्टवेयर सीखने पे आएँ तो माया सीखें, माया के अलावा अनरियल इंजन सीखें। सॉफ्टवेयर तो मैं बोलूँगा कि अगर कोई सीख रहा है तो वो सारे सीखे। अगर 2D की बात हो रही है तो ऑब्वियसली एडोब एनिमेट हो गया, टून बूम हो गया। उसके साथ-साथ अगर किसी को पुराना फ्लैश आता है तो उसकी भी बहुत डिमांड है क्योंकि लोग कम हैं। थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट भी एक जो अपीलिंग रिज़ल्ट होता है वो और दूसरे सॉफ्टवेयर्स में मुश्किल से मिलता है। मोहो प्रो हो गया, बहुत कम आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में मोहो के। इसके अलावा अगर हम 3D में आएँ तो ज़ी ब्रश के बहुत कम आर्टिस्ट हैं जिनको एक एक्यूरेट कैरेक्टर फेस रेप्लिकेट करना आता हो। तो टैलेंट है, जो जिनके पास है बहुत अच्छा है, लेकिन टैलेंट पाकिस्तान में ओवरऑल कम है।
जितना होना चाहिए उसको कंपेयर कर। सो दिस इज़ वेयर आई थिंक जो कुछ हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं दे कैन पिच इन और प्रोवाइड द इनपुट, क्योंकि फ्यूचर तो काफ़ी ब्राइट है इस एनिमेशन इंडस्ट्री का, पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड भी। असल में वर्ल्ड वाइड देखिए चीज़ें बहुत चेंज होती हैं, लोग डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करते हैं। यहाँ पे वो डॉक्टर, इंजीनियर और अकाउंटेंट वाली जो थोड़ी सी वो है फ़िलॉसफ़ी, वो ज़्यादा चलती है। लोग दूसरे एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर नहीं करते, जिस वजह से दूसरे एवेन्यूज़ में ओवरऑल रिसोर्सेज़ की कमी है। अच्छा, फ्यूचर की पर्सपेक्टिव से अब देखिए हमारे कुछ ऐसे ब्रांड्स बन गए हैं जो दुनिया के सामने हमारी प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मीडियम जिसके थ्रू पाकिस्तान अपने आप को शोकेस करता है। तो क्या एनिमेशन इंडस्ट्री ने इसमें कोई मतलब क्रिकेट के थ्रू अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाने में कोई काम किया, या आइस एनिमेशन ने कोई काम किया? बिल्कुल, आइस एनिमेशंस ने पीएसएल के लिए इंट्रो बनाए हैं और मेरे ख्याल से मोर देन 3 सीज़न्स में हम लोगों ने उनके लिए इंट्रो बनाए हैं। कोई पाकिस्तान की सीरीज़ होती है, न्यूज़ीलैंड के साथ हो गई, इंग्लैंड के साथ हो गई, तो उनके कैरेक्टर्स बनाना और उनकी इंट्रो वीडियो बनाना, तो आइस एनिमेशंस ने उन सब पे काम किया हुआ है। अच्छा, ग्रेट। राफी, वेयर डू यू सी द एनिमेशन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन नेक्स्ट 5 years? देखिए, ये सवाल जो आपने किया है ना, इसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। इट्स ग्रेट। आइस एनिमेशंस ने पाकिस्तान की ओवरऑल इंडस्ट्री में एनिमेशन की बहुत हेल्प आउट किया है शुरू से। अगर मैं आपको बोलूँ तो 70% जो इस वक्त आर्टिस्ट बैठा है पाकिस्तान में हैज़ बिन थ्रू आइस एनिमेशंस, या वो कभी एक टाइम पे इंटर्न रहा है या एक टाइम पे उसने फुल टाइम जॉब करी है, लेकिन आइस एनिमेशंस को सब जानते हैं। अमेजिंग। और इस वक्त भी आइस एनिमेशंस, अगर एनिमेशन इंडस्ट्री पाकिस्तान को लेकर देखें तो हम और ज़्यादा अब फुल फ्लेज जा रहे हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन कर सकें और एक 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन के प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर आ सकें। क्योंकि लोगों को पता है लेकिन अवेयरनेस कम है। हम उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान की ओवरऑल एनिमेशन इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए इस चीज़ का हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है और इंशाल्लाह इसको हम अगले 5 साल में और ज़्यादा मज़ीद बढ़ाएंगे और पाकिस्तान की ओवरऑल एनिमेशन इंडस्ट्री को ऊपर लेकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच राफी फॉर योर टाइम एंड वंडरफुल इंसाइट्स। यू गाइस नो कि सैमसंग आज से 90 साल पहले जब बना था तो वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनाता था। इट वाज जस्ट अ ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, जो फिश एंड नूडल्स बेचता था। बट नाउ दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड, और साउथ कोरिया की एक्सपोर्ट का 5th जो हिस्सा है वो सैमसंग के थ्रू होता है। अब द पॉइंट इज़ कि उन्होंने ओवर द पीरियड अपने आप को इवॉल्व किया, जो चेंजिंग ट्रेंड्स थे, डिमांड्स थी, मार्केट्स थी, उसके मुताबिक नई प्रोडक्ट्स लाए, कोलेब्रेशंस की, और आज वो साउथ कोरिया की पहचान है और उनकी इकॉनमी को एशियन टाइगर बनाने में कामयाब हुआ। जहां पाकिस्तान इस वक्त $1 बिलियन या $2 बिलियन के लिए माशी मुश्किलात का शिकार है, वहीं पे जहां हम एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड सेक्टर्स पे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो साथ जो हमारा ये एक $600 बिलियन की जो मार्केट बनने जा रही है उसको टैप इन करना बड़ा ज़रूरी है। और वो आज की हमारी साइबरकास्ट में हमें मालूम हुआ कि उसके लिए सबसे पहले वी नीड ट्रेंड इंडिविजुअल्स, देन उसकी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, देन उसके बाद हमने अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करने की ज़रूरत है। और ये सब कैसे पॉसिबल होगा? ये सब पॉसिबल होगा सिर्फ़ और सिर्फ कोलैबोरेशंस के साथ। Thank you for tuning in. Do share your feedback and comments. Allah Hafiz.